हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जीएस में हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, इसमें हिस्ट्री के हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये कहाँ से निकले हैं? तो ये दमदमा से निकले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पूरा स्थल जो है, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा 2 जगहों से मिले हैं। उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दमदमा में हुई खुदाई में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 समाधान जो हैं युग्म समाधान है तथा एक समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अन्य समाधानों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराह नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कि समाधियाँ छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। तो ये दमदमा से निकले हैं। और महदहा 2 जगहों में मिले हैं। फिर खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये कब हुई थी ये बताना है। तो ये नवपाषाण काल में हुई थी। हम जानते हैं कि 3 पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था। तो इसमें नवपाषाण काल में जब हुई खाद्यान्न या खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसको डिटेल पढ़ लेते हैं। तो कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। सबसे पहले उगाई गई जौ था हमारा। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नज़दीक कोल्डी हवा से मिलता है। ये भी पूछा था। चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा के नामक स्थान से मिलते हैं। तथा जो बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूँ, यहाँ से गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूँ के मेहरगढ़ से कोल्डी हवा से चावल के। फिर हम भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारा नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। और ये नर्मदा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। फिर निम्नलिखित में से किसको चालकोलित युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी हमारी ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलित युग भी कहा जाता है। और इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। फिर राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो यह हमारे संगन कल्लू यहाँ से संबंधित है। तो संगन कल्लू जो बेलारी कर्नाटक नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन है। ये टीले उस काल में चारवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष थे। तो राख का टीला कहाँ से मिला है हमें? संगन कल्लू, ये याद रखना है। फिर अगला है हमारा जो है, जो ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना के रखते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे रखते थे। फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नेवासा, दायमाबाद, कोठे और इनाम गांव आदि पूरा स्थलों में मिले हैं। फिर है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। यह कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के समाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। इस स्थल की खोज 1935 में की थी। डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो गर्त आवास हमें बुर्ज होम से मिला है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? तो कौन सा था? जौ या यव। इसका पुरानी नाम यव है। सबसे पहले अन्न का था जौ, और मुख्यतः जौ और गेहूं की खेती की थी। तो वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ जो है 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं उगाया गया था। और 7000 ईस्वी के पास चीन के यांगजी नदी, ये यांगजी नदी कहाँ है ये भी पूछा गया था एग्जाम में, जो कनिष्ठ सहायक हुआ था। तो ये चीन में है। नदी घाट क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज था। तो पहला था हमारा जौ, दूसरा गेहूँ और तीसरा हमारा चावल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चावल तीसरा खा। मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के 6000 ईस्वी पूर्व उगाया था। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व में चीन में उगाया गया था। ये इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से जो मेगालिथिक काल में पेट्रोलाइक जो
पेट्रोग्लाइफस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताना है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। जो मेकाला ब्रेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहाँ से हाल ही में 80 जो हमारे पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो नवपाषाण काल से मेगोलिथिक काल के हैं। और कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे जो हमारा पेट्रोग्लाइफस स्थल है, और ये चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? तो वो ताम्रपाषाण काल ने किया था। लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृद भांडों को चित्रित किया था। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृति में भी चित्रित मृदभांड पाए जाते हैं। यह मृदभांड नाना प्रकार के होते थे, जिनमें अधिक प्रसिद्ध थे साधारण तस्तिरियाँ, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे इत्यादि होते थे। फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। देखते हैं हमें मिलाना है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इस यहाँ से देखेंगे तो हमारे जो सही सुमेलित थे वो बताने हैं। तो 1, 2, 4 यानी लोथल हमारा प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है। और सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, जो बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ के स्तूप भी मिलता है यहाँ से। और राजगीर ये गलत है, लेकिन ये राजगिरह भी बोलते हैं इसे, लेकिन ये इसका गलत हो जाएगा। नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध ग्रंथों के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ बौद्ध शिक्षा के लिए। तो इसका 1, 2, 4 सही हो जाएगा। लेकिन जो अशोक का सिंह स्तंभ है ये सारनाथ में मिला है ये भी। तो 2 चीज़ हमें सारनाथ से मिले हैं। क्या? जो बुद्ध ने अपना प्रथम वो धर्मोपदेश दिया था वो भी सारनाथ में, और अशोक का सिंह स्तंभ भी सारनाथ से मिला है। फिर निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था? तो उसमें किसका निरूपण नहीं हुआ था? गाय। बाकी तीनों का था। मोहरों पर क्या था? गाय, ऊंट, घोड़े तथा शेर को प्रदर्शित नहीं किया जाता था। एक सिंगी बैल अधिकांशतः मोहरों पर दर्शाया गया है। फिर अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने। तो यहाँ देखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा अभी देखा था हमने। A का 2 हो जाएगा। और B का 1 कालीबंगा से हमें जूता हुआ खेत मिला है। और C का हो जाएगा धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं इनकी डिटेल। लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख धौलावीरा से मिला है। बनवाली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, यह वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र नहीं बनाए जाते थे। तो इसके दोनों कथन क्या है? सही हैं। सिंधु घाटी क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी और लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि उसमें उसमें केवल धार्मिक तत्व विद्यमान था, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। उस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं हमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ये कौन सा करता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाएगा केवल 2। ये देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। विशाल महल मंदिर नहीं होते थे, नगरों में निवास करते थे। और ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे नहीं। तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा। और इनसे जो यहाँ पशुपति की पूजा करते थे, और इन मातृ देवी भी इनकी जो माता देवी माता की भी पूजा करते थे मातृ। और जो इनका समाज था मातृ सत्तात्मक था, ये भी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों से बने शहरों और घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोग घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अफवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे कभी कभी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ही ये सभ्यता का विनाश हुआ था। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह के परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ। तो ये ऐसा मानते हैं। कुछ मानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह एवं जानवरों की अनुकृति इनके धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। यहाँ पाई गई मूर्तियाँ एवं भूतविदों का पता चलता है। उसी समय लोग माँ रूपी देवी और
पितृरूप देवता की पूजा करते थे, जो शायद समग्र जाति के पिता स्वरूप थे। विशाल स्नानागार, ये ग्रेट बात कहाँ मिला है? तो ये बेसिक है, हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है हमें। ये है जो 11.8 मीटर लंबा, 700 मीटर चौड़ा या 2.4 गहरा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठ संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो यह है अज्ञात, ये लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी भी नहीं हो सका है। इनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित चित्राक्षर प्रकार की थी। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स फ्रिसेम ने पढ़ा। ये भी पूछा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा है? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दोनों को जेम्स फ्रिसेम ने पढ़ा है। और तमिल लिपि का उद्भव ही ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वो ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है से प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग के आकृतियों से हमें शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी तो चौड़ी और सीधी थी। तो सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। यह सड़कें प्रायः चौड़ी हुआ करती थी तथा इन दोनों के किनारे पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। फिर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वह है धान्यागार, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त दो प्रमुख, जिसमें एक विशाल स्नानागार धान्यागार या अन्नगार भी था, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी। दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानागार था। ये धान्यागार और स्नानागार था, जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और ऊंचाई 8 फीट थी। तो ये दो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, धान्यागार। फिर देवी माता की पूजा संबंधित थी तो सिंधु घाटी हमने अभी देखा था। ये जो समाज था मात्र सत्तात्मक था और दो इनके मुख्य देवता थे, एक थे पशुपति शिव और नंबर 2 थे माता, देवी माता की पूजा करते थे। ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्ति मुद्राओं पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उसे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो ये भी पूछा जाता है। तो रोपड़, जो यह है बंदरगाह है। जो सिंधु घाटी का नगर लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले के भोगा नदी के किनारे से, ऐसा जहाँ से पता नहीं है इसका, सॉरी सी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। जो बंदरगाह है वो लोथल से मिला है और बंदरगाह के साक्ष्य और जो भी बंदरगाह था वो लोथल में था। लोथल कहाँ, ये भी पूछा जाता है, गुजरात में है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड होगा महत्वपूर्ण कारक। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो लाल मृदभंड पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। तो मृदभांडों की संरचना से सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल पर विभेद करती है। फिर मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह पूर्व आर्य, प्री आर्यन, जब से सिंधु घाटी सभ्यता थी तब से ही माना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैन्य पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियाँ यह प्रमाणित करती है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हो चुका था। फिर चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो ये J.H. मैके ने किया था। J.H. मैके जो है इन्होंने किया था चन्हूदड़ों का। और जो हमारी हड़प्पा घाटी सभ्यता है या हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साइनी ने। देख सकते हैं चंदूहड़ का उत्खनन है। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज सन 1935 में N.G. मजुमदार ने की थी। चंदूहड़ों का J.H. मैके ने तो चंदूहड़ का किया था और मैके ने उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया गया था कि यह मनका बनाने का कारखाना या भट्टी थी। फिर अगला है हमारा रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है तो सौराष्ट्र। रंगपुर में क्या थी? प्राग हड़प्पा
हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ के निवासी कृषक चावल, बाजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित थे। फिर दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। तो ये पंजाब का पुरा स्थल है दधेरी। जो दधेरी है लुधियाना जिले पंजाब के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक परवर्ती पुरा स्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है, क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। फिर हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है। अभी देखा था कहाँ है, हमारा गुजरात में स्थित है, और यहीं से हमें बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। तो हड़प्पा स्थल लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खुदाई जो हुई थी 1957-58 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र, ये मगध से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो अभी देखा था पशुपति की करते थे। हमें मोहरों से प्राप्त हुआ है कि ये त्रिशूल जैसा आभूषण इस आकृति का संबंध रुद्र शिव से माना गया है। यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो कौन है? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। 1921 में खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांट गोमरी साहिवाल जिले में, 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो की खोज। राखलदास बनर्जी ने किसकी की थी? मोहनजोदड़ो की, और इन्होंने दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। तो ये फिर अगला है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा का पूरा सबसे जो बड़ा स्थल है यही है माना जाता है पूरे। मोहनजोदड़ो स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक घर में नीचे कुएं एवं स्नानागार पाए गए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो क्या था? तांबे का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वह है बनावली। निम्न स्थानों में से किस एक पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विट्सब मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है विट्सब मुद्रा। 1922 में राखलदास बनर्जी ने थी। इस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति भी थी। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो ये अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों में होती है। फिर अगला हमारा, भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई है? तो ये बताना है हमें। तो इसका डी हो जाएगा 1, 2, 3।